कहानी की शुरुआत एक खतरनाक सीरियल किलर यून से होती है, जो एक लड़की की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े अलग अलग बैग में भरकर नदी किनारे फेंक देता है। सबूत मिटाने के लिए वह पूरी जगह को तेजाब से साफ करता है ताकि वहां किसी तरह की बदबू या निशान बाकी न रहे। कमरे की हालत देखकर साफ पता चलता था कि यह उसका पहला अपराध नहीं था, बल्कि वह पहले भी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। यून हर रात किसी न किसी लड़की को अगवा करता और अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। उसकी क्रूरता की वजह से पूरे कोरिया में लोग उसे डेविल के नाम से जानने लगे थे। एक रात वह अपनी वैन से घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पड़ती है जिसका टायर पंचर था। कार के अंदर बैठी लड़की काफी परेशान दिख रही थी। यून उसके पास जाकर मदद की पेशकश करता है, लेकिन लड़की विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि उसका ड्राइवर थोड़ी ही देर में आने वाला है। यून वहां से जाने का नाटक करता है, मगर कुछ दूरी पर जाकर अपनी वैन उसी कार के सामने खड़ी कर देता है। जैसे ही लड़की कार की लाइट ऑन करती है, यून अचानक उस पर हमला कर देता है। लड़की बचने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा जाम था। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, मगर यून किसी पागल दरिंदे की तरह हथौड़े से उस पर वार करता रहता है और उसे अधमरी हालत में छोड़ देता है। इसके बाद वह घायल लड़की को घसीटकर अपने घर ले आता है। वहां पता चलता है कि लड़की अभी भी जिंदा थी। यून उसके हाथ बांध देता है ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपने पसंदीदा चाकू को निकालकर उसकी धार तेज करने लगता है। लड़की उससे रहम की भीख मांगती है और कहती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। वह यह भी बताती है कि वह मां बनने वाली है, लेकिन यह सुनकर भी यून के दिल में जरा सी दया नहीं आती और वह उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद यून उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग बैग में भर देता है और उन्हें नदी किनारे फेंक आता है। लेकिन इसी दौरान लड़की की सगाई की अंगूठी गलती से नाली में गिरकर वहीं फंस जाती है। उस लड़की की बेरहमी से हत्या करने के बाद यून ने पूरे कमरे को तेजाब से अच्छी तरह साफ किया ताकि वहां सड़े हुए मांस या खून की कोई बदबू बाकी न रहे। फर्श पर मौजूद पुराने धब्बे साफ बता रहे थे कि वह पहले भी कई बार इस जगह पर लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद यून बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह अपने काम पर निकल गया, मानो किसी की जान लेना उसके लिए रोज की बात हो। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात जिस लड़की को उसने मारा था वह एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर की बेटी थी। अगले दिन कुछ बच्चे नदी किनारे अपनी खोई हुई गेंद ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहां एक काला बैग दिखाई दिया। उत्सुकता में जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर किसी इंसान का कटा हुआ कान देखकर उनकी चीख निकल गई। बच्चों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए और बाकी शव की तलाश शुरू कर दी। क्योंकि मामला कमिश्नर की बेटी का था, इसलिए मीडिया भी मौके पर पहुंच गया। कैमरों और रिपोर्टरों की भीड़ की वजह से जांच करना और मुश्किल हो गया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी को थोड़ी दूरी पर कुछ बाल दिखाई दिए। जब उसने डंडे से मिट्टी हटाई तो देखकर सबके होश उड़ गए। वह लड़की का कटा हुआ सिर था। पुलिस जल्दी से उस सिर को बॉक्स में रखकर फोरेंसिक टीम की तरफ ले जाने लगी, लेकिन मीडिया वाले तस्वीरें लेने के लिए इतने करीब आ गए कि बॉक्स नीचे गिर गया। सिर जमीन पर लुढ़क गया और वहां अफरा तफरी मच गई। कमिश्नर किम अपनी बेटी को बचा न पाने का दुख मनाते हुए खुद को भी इस हादसे का जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसी ने उसे उस रात सड़क किनारे इंतजार करने को कहा था। बेटी के अंतिम संस्कार के दौरान किम ने मन ही मन कसम खाई कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद किम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से 2 हफ्तों की छुट्टी मांगी। सभी को लगा कि वह शोक मनाने के लिए समय चाहता है, इसलिए छुट्टी तुरंत मंजूर हो गई। लेकिन किम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी बेटी के कातिल को ढूंढकर खुद सजा देना चाहता था। जांच शुरू करने से पहले किम अपने एक दोस्त से जीपीएस ट्रैकर और छोटा माइक्रोफोन लेता है। फिर वह उन संदिग्ध लोगों की सूची निकालता है जिन पर पुलिस को शक था। उस लिस्ट में कुल 3 नाम शामिल थे। इसके बाद किम एक एक करके सभी संदिग्ध लोगों पर नजर रखना शुरू करता है। एक रात वह चुपके से पहले संदिग्ध के घर में घुसता है। अंदर उसने देखा कि वह आदमी कंप्यूटर पर अश्लील वीडियो देख रहा था। किम अचानक उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है। फिर तार से उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है। जब उस आदमी को होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। डर के मारे वह किम से रहम की भीख मांगने लगता है। तभी किम उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। संदिग्ध साफ इनकार कर देता है। यह सुनकर किम का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। दर्द से तड़पता हुआ वह आदमी अधमरी हालत में पहुंच जाता है। किम उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कुछ राहगीर उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। किम की यातना ने उसके अंदर इतना डर भर दिया था कि अस्पताल पहुंचते ही वह अपने पुराने अपराध कबूल कर लेता है।
पता चलता है कि उसने कुछ महीनों पहले 2 स्कूल की लड़कियों के साथ दरिंदगी करने के बाद उनकी हत्या की थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसकी यह हालत किसने की, लेकिन वह आदमी इतना डरा हुआ था कि ठीक से कुछ बता भी नहीं पाता। वह सिर्फ इतना कहता है कि जिसने उसके साथ यह किया है वह दोबारा आकर उसे मार डालेगा। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने एक खतरनाक अपराधी के मन में भी मौत का डर बैठा दिया। इसके बाद किम दूसरे संदिग्ध के पीछे जाता है। यह आदमी भी कई गंदे अपराधों में शामिल रह चुका था, लेकिन कभी कानून के हाथ नहीं आया। किम उसके घर पहुंचकर उसे जोर से धक्का देता है और फिर बेरहमी से पीटने लगता है। वह बार बार उसे सू की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को देखा है, लेकिन वह भी पहचानने से इनकार कर देता है। अब किम के पास सिर्फ 2 संदिग्ध बचे थे, जिनमें से एक यून था। किम पहले दूसरे आदमी से पूछताछ करने का सोचता है, लेकिन अचानक उसका ध्यान यून की तरफ चला जाता है। उसे महसूस होता है कि असली कातिल वही हो सकता है। उसी रात एक लड़की बस स्टॉप पर अकेली खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक कोई बस नहीं आई, जिससे वह घबराने लगी। तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा यून मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अब इस रास्ते पर बसें बंद हो चुकी हैं। आपको जहां जाना है मैं आपको वहां छोड़ सकता हूं, अगर चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। लड़की पहले उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस रास्ते पर अब कोई दूसरी गाड़ी नहीं आने वाली, तो वह घबरा जाती है। ऊपर से यून देखने में एक साधारण और शरीफ इंसान लग रहा था, इसलिए वह उस पर भरोसा करके वैन में बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद यून बार बार पीछे मुड़कर वैन की पिछली सीट पर कुछ ढूंढने लगता है। शुरुआत में लड़की इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वह लगातार ऐसा करने लगता है तो उसे अजीब सा डर महसूस होने लगता है। तभी यून पीछे से एक लोहे का पाइप निकालकर सामने रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सोच रही होगी ना कि कहीं तुमने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही यून अचानक उस पर हमला कर देता है। वह बेरहमी से पाइप से उस पर वार करता है और आखिरकार उसकी जान ले लेता है। बाद में वह लाश को अपने घर ले जाकर उसके टुकड़े करता है और सबूत मिटाने के लिए उन्हें अलग अलग जगह फेंक देता है। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर यह उसका दूसरा शिकार था, लेकिन यून को अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसे यह सब करने में अजीब सा आनंद मिलता था। दूसरी तरफ किम लगातार यून को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तलाश करते करते वह यून के पुराने घर पहुंचता है, जहां उसका परिवार बेहद गरीबी में जिंदगी बिता रहा था। यून ने कई लोगों से उधार ले रखा था, इसलिए आए दिन लोग उसके घर आकर उसकी मां को परेशान करते रहते थे। घर वालों को लगा कि किम भी पैसे मांगने आया है, लेकिन वह खुद को इंश्योरेंस कंपनी का आदमी बताता है। भरोसा दिलाने के लिए वह कहता है कि वह यून के नाम पर मिलने वाले पैसे लौटाने आया है। पहचान पक्की करने के लिए किम उनसे यून की तस्वीर मांगता है, मगर उनके पास उसकी कोई नई फोटो नहीं थी। तब किम खुद यून की हाल की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या यही उनका बेटा है। बूढ़ी माँ तुरंत उसे पहचान लेती है, लेकिन तस्वीर में उसका डरावना चेहरा देखकर वह खुद भी सहम जाती है। जिस बेटे को वह जानती थी वह इतना खौफनाक इंसान बन चुका होगा, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। घर वालों को यह नहीं पता था कि यून अब कहाँ रहता है, लेकिन उसका बेटा कभी कभी उससे बात करता था। किम उस बच्चे से पूछता है कि उसके पिता अब कहाँ रहते हैं। इसके बाद वह उसे एक सुनसान इलाके में बने यून के नए घर तक ले जाता है। किम जानता था कि यून कभी भी वहां लौट सकता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन तभी उसकी नजर कई बड़े बड़े बंद बक्सों पर पड़ती है। जब किम उन तालों को तोड़कर बक्से खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यून इतना खतरनाक मानसिकता वाला इंसान था कि जिन जिन लड़कियों को उसने मारा था उनकी चीजें वह यादगार की तरह संभाल कर रखता था। कपड़े, जूते, पर्स और कई निजी सामान। किम जब घर के दूसरे कमरे में पहुंचा तो वहां खून से सना फर्श देखकर समझ गया कि यून अपने शिकारों के शव यहीं काटता था। तभी उसकी नजर नाली में फंसी एक अंगूठी पर पड़ती है। उसे देखते ही किम टूट जाता है, क्योंकि वह सू की एंगेजमेंट रिंग थी। यह सोचकर ही उसका दिल कांप उठता है कि यून ने उसकी बेटी के साथ कितना दर्दनाक व्यवहार किया होगा। किम चाहता तो उसी समय पुलिस बुलाकर यून को गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन उसे लगता था कि इतनी आसान सजा से उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। वह यून को उसी दर्द का एहसास कराना चाहता था जो उसने दूसरों को दिया था। अगले दिन यून हमेशा की तरह बच्चों को स्कूल से लेने जाता है और उन्हें उनके घर छोड़ने निकल पड़ता है, लेकिन उसके वहां से निकलते ही स्कूल में पुलिस पहुंच जाती है।
अधिकारी घबराए हुए टीचर से तुरंत यून को फोन लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। यून समझ चुका था कि अब पुलिस धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही है। लगातार आते फोन देखकर उसे यकीन हो गया कि मामला अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। गिरफ्तार होने से पहले वह एक आखिरी हत्या करने का फैसला करता है। वह पीछे मुड़कर बस में बैठी लड़कियों को देखने लगता है, फिर एक एक करके सभी बच्चों के उतरने का इंतजार करता है, जब तक कि बस में सिर्फ आखिरी स्कूल गर्ल नहीं बचती। इसके बाद यून अपनी दरिंदगी दिखाने लगता है। वह लड़की बुरी तरह डर जाती है और मदद के लिए छटपटाने लगती है। तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है जो यून का नाम पुकार रही थी। पहले तो यून को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो वह चौंक गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने किम खड़ा था और अगले ही पल यून उस पर हमला कर देता है। किम और यून के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। किम गुस्से में यून को बुरी तरह पीटता है। यून किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर प्लास्टिक कसकर लपेट देता है, जिससे उसकी सांस रुकने लगती है। कुछ ही देर में यून बेहोश हो जाता है। किम चाहता तो उसी पल उसे मार सकता था। उसने पत्थर उठाकर उसका सिर कुचलने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर वह रुक जाता है। वह यून को इतनी जल्दी मौत नहीं देना चाहता था। कुछ समय बाद जब यून को होश आता है तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसके पास एक लिफाफा पड़ा था जिसमें कुछ पैसे रखे थे ताकि वह अपना इलाज करवा सके। यह देखकर यून भी हैरान रह जाता है। वह जल्दी से वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किम ने बेहोशी की हालत में उसके शरीर में जीपीएस ट्रैकर और छोटा माइक्रोफोन डाल दिया था, जिससे वह उसकी हर बात सुन सकता था और उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता था। घर लौटने के लिए यून एक गुजरती कार से लिफ्ट लेता है। कार में बैठते ही उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कार की नंबर प्लेट पर लगी ड्राइवर की फोटो सामने बैठे आदमी से मेल नहीं खा रही थी। पीछे बैठे उसके साथी के पास हथियार भी था, लेकिन हमला होने से पहले ही यून उन पर टूट पड़ता है। वह अचानक ड्राइवर पर वार कर देता है, जिससे कार बेकाबू हो जाती है। इसके बाद कार के अंदर भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। आखिरकार यून दोनों आदमियों को मार डालता है। जब वह कार की डिक्की खोलता है तो अंदर असली ड्राइवर की लाश और एक बैग मिलता है। तब उसे समझ आता है कि ये दोनों लोग खुद अपराधी थे जिन्होंने पहले ही ड्राइवर की हत्या कर दी थी। दूसरी तरफ किम जीपीएस के जरिए देखता है कि यून काफी देर से एक ही जगह रुका हुआ है। शक होने पर वह तुरंत वहां पहुंचता है और उसे 3 लाशें दिखाई देती हैं। इसके बाद यून इलाज करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह आदमी कौन था जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। इलाज और दवाइयां लेने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक नर्स पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके अंदर की दरिंदगी फिर जाग उठती है, मानो उसे अपना अगला शिकार मिल गया हो। यून धीरे धीरे उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए उससे उसका नाम पूछता है। यून उस नर्स से लगातार अजीब सवाल पूछने लगता है। वह उससे यह भी पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसके बात करने का तरीका इतना डरावना था कि कोई और लड़की होती तो शायद तुरंत वहां से भाग जाती या पुलिस बुला लेती, लेकिन वह नर्स सिर्फ 22 साल की थी और खतरे को पूरी तरह समझ नहीं पाई। वह बस असहज महसूस करने लगी। जब यून क्लिनिक से बाहर गया तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह मेडिकल रूम में पहुंची तो देखकर डर गई। यून वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। नर्स घबराकर उसे बाहर जाने को कहती है, मगर यून बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। फिर वह गुस्से में कहता है कि पिछली रात उसकी मजा लेने की योजना किसी आदमी ने खराब कर दी। अब वह अपनी दरिंदगी इस नर्स पर निकालना चाहता था। यून उसे धमकाने लगता है और डर के मारे नर्स उससे रहम की भीख मांगने लगती है, लेकिन यून पर उसका कोई असर नहीं होता। माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। दूसरी तरफ किम अस्पताल के बाहर बैठा माइक्रोफोन की मदद से ये सब सुन रहा था। जैसे ही उसे लगा कि नर्स की जान खतरे में है, वह तुरंत अंदर दौड़ता है और फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर यून के सिर पर जोर से मार देता है। यून पलटकर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किम बिना डरे उसका हाथ पकड़ लेता है। यून यह देखकर हैरान रह जाता है कि सामने वाला इंसान उससे बिल्कुल नहीं डरता। इसके बाद किम उसे बुरी तरह पीटता है। वह यून को लगातार मारता रहता है जब तक कि वह अधमरी हालत में नहीं पहुंच जाता। यह सब देखकर नर्स डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी किम उसे रोककर कहता है, अभी मत जाओ, इसका इलाज करना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। फिर वह यून की तरफ देखकर कहता है, ये तो बस शुरुआत है, अब तुम्हारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। इसके बाद किम उसे गंभीर चोट पहुंचाता है ताकि वह आसानी से भाग न सके। जब यून को होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। डॉक्टरों ने उसका इलाज तो कर दिया था,
लेकिन जानबूझकर उसे कोई पेन किलर नहीं दी गई थी। इसी वजह से वह अपने शरीर के हर टांके का दर्द साफ महसूस कर पा रहा था। यून लगातार यही सोच रहा था कि आखिर किम हर बार उसे ढूंढ कैसे लेता है। वह अपने कपड़े, जूते और कार तक की जांच करता है, लेकिन उसे कोई ट्रैकर नहीं मिलता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रैकर उसके शरीर के अंदर लगाया गया है। रास्ते में उसकी कार अचानक बंद पड़ जाती है। मजबूरी में वह किसी से लिफ्ट लेने का सोचता है, लेकिन उसकी आदत को देखते हुए साफ था कि जिससे भी वह मदद मांगेगा शायद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। अंदर बैठे लोग उसकी हालत देखकर पूछते हैं कि क्या उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उन्हें देखते ही यून कुछ पल के लिए घबरा जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अच्छी बात यह थी कि उन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद वह वहां से पैदल ही आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ किम लगातार उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे कमिश्नर का फोन आता है। वह किम से कहते हैं कि पुलिस को शक है कि वह खुद उस कातिल के पीछे पड़ा हुआ है। उनका मानना था कि अब यून जल्द ही पुलिस के हाथ लग जाएगा, इसलिए किम को यह सब बंद कर देना चाहिए। कमिश्नर की छोटी बेटी सियोन भी किम को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह जानती है किम किस दर्द से गुजर रहा है, लेकिन बदले की इस आग से कुछ बदलने वाला नहीं है। सू वापस नहीं आने वाली। लेकिन किम अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। वह कहता है कि उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह यून का इस्तेमाल करके उसके जैसे दूसरे खतरनाक अपराधियों तक पहुंचना चाहता था। इसके बाद कहानी में एक और सीरियल किलर की एंट्री होती है जिसका नाम ताइजू था। वह इंसानों का मांस खाने का शौकीन था। एक रात वह अपने कुत्तों को इंसानी मांस खिला रहा था। तभी यून उसके घर पहुंच जाता है और उससे मदद मांगता है। तभी पता चलता है कि यून और ताइजू कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग रास्तों पर जा चुकी थी। जहाँ यून गरीबी और भाग दौड़ में बुरी हालत में जी रहा था, वहीं ताइजू ऐशो आराम से भरी शानदार जिंदगी जी रहा था। अपने दोस्त को इंसान का मांस खाते देखकर यून हैरानी से पूछता है, तुम अभी तक इससे बोर नहीं हुए? इस पर ताइजू हंसते हुए जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, एक बार इसका स्वाद चख लो, फिर किसी और चीज का स्वाद अच्छा नहीं लगता। उधर किम जीपीएस की मदद से देखता है कि यून काफी देर से एक ही जगह पर रुका हुआ है। शक होने पर वह फिर से उसका पीछा शुरू कर देता है। यून ताइजू को उस आदमी के बारे में बताता है जो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ है और हर बार उसे ढूंढ निकालता है। ताइजू बात सुनकर समझ जाता है कि वह जरूर किसी पीड़ित लड़की का करीबी होगा या फिर उनकी तरह ही कोई सनकी इंसान जिसे लोगों का शिकार करना पसंद है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ये इंसान बिल्कुल हमारी तरह है, इसे भी लोगों को पकड़ने और दर्द देने में मजा आता है। इस बार मामला थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसलिए संभल कर रहना। ताइजू यून को आराम करने की सलाह देता है, लेकिन यून के दिमाग में सिर्फ किम घूम रहा था। उठते बैठते, सोते जागते वह उसी के बारे में सोचता रहता। उसे यह सब किसी खतरनाक खेल जैसा लगने लगा था। किम उसे पकड़ता, बेरहमी से पीटता, इलाज करवाता और फिर छोड़ देता। धीरे धीरे यून सोचने लगता है कि आखिर वह आदमी कौन हो सकता है। तभी उसे किम के हाथ में पहनी हुई अंगूठी याद आती है। बिल्कुल वैसी ही अंगूठी उसने उस लड़की के हाथ में भी देखी थी जिसे उसने कुछ दिन पहले मारा था। तभी उसे समझ आ जाता है कि किम उसी लड़की का मंगेतर है और अब बदला लेने निकला है। दूसरी तरफ ताइजू अपने अगले शिकार की तैयारी में जुटा हुआ था। उसके फ्रीजर में पहले से कई लाशें पड़ी थीं, लेकिन पुराना मांस उसे पसंद नहीं था। वह ताजा शिकार चाहता था। इसके लिए वह एक लड़की को बाहर निकालता है जिसे उसने कई दिनों से अपने बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था। कुछ समय पहले ही उसने उसकी बहन की हत्या की थी और अब वह लड़की भी उसकी दरिंदगी का अगला निशाना बनने वाली थी। डरी हुई लड़की रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन ताइजू के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। ताइजू उस लड़की को टेबल पर बांध देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका म्यूजिक प्लेयर बंद हो जाता है। ताइजू को बिना म्यूजिक के अपनी दरिंदगी में मजा नहीं आता था, इसलिए वह दोबारा प्लेयर चालू करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसका शिकार वहां से गायब हो चुका होता है। वह दोबारा पलटकर देखता है और सामने किम को खड़ा पाता है। किम की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। ताइजू बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है, लेकिन किम बेहद हिंसक तरीके से उसका हाथ तोड़ देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान किम चाकू उसके हाथ में घोंप देता है, जिससे ताइजू दर्द से चीख उठता है। नीचे मौजूद यून यह शोर सुनकर सतर्क हो जाता है। वह तुरंत बंदूक लेकर ऊपर पहुंचता है और देखता है कि किम ने ताइजू की हालत खराब कर दी है। यून तुरंत गोली चलाता है, लेकिन किम किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है। यून अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ताइजू हाथ में फंसा चाकू निकालने की कोशिश करता है तो उसका हैंडल टूट जाता है और ब्लेड अंदर ही फंसा रह जाता है। उधर किम जान बचाकर भाग रहा था कि तभी ताइजू का गार्ड डॉग उस पर हमला कर देता है।
इस हमले में किम का हथियार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाने आगे बढ़ता है, पीछे से ताइजू उस पर झपट पड़ता है। किम पलटकर उसे जोरदार वार से नीचे गिरा देता है और गुस्से में उसे लगातार पीटने लगता है। कुछ ही देर में ताइजू का चेहरा खून से भर जाता है। इसी बीच यून तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आहट सुनते ही किम रास्ते में नुकीले कांटे बिखेर देता है। जैसे ही यून उन पर पैर रखता है, दर्द से चीखते हुए नीचे गिर पड़ता है। किम तुरंत उसका फायदा उठाकर यून पर टूट पड़ता है। बदले की आग में वह इतना पागल हो चुका था कि लगातार मारते मारते यून का सिर तक फोड़ देता है। उस वक्त गुस्से में किम यह भी भूल जाता है कि वह यून को अब भी जिंदा रखना चाहता था। किम को एहसास हो जाता है कि अगर यून मर गया तो उसका बदला अधूरा रह जाएगा, इसलिए वह जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचा देता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगले दिन पुलिस ताइजू के घर पहुंचती है, जहां से कई लाशें बरामद होती हैं। वहां का मंजर इतना भयानक था कि हर कोई दहशत में आ जाता है। पुलिस ताइजू को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उनका असली निशाना यून अब भी फरार था। उधर पुलिस चीफ कमिश्नर से मिलकर कहता है कि किम को रोका जाना चाहिए। उसका मानना था कि किसी राक्षस को रोकने के लिए खुद राक्षस बन जाना सही रास्ता नहीं है। कमिश्नर पहले ही किम को समझाने की कोशिश कर चुके थे। आखिरकार वह पुलिस को किम के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश भी शुरू कर देती है। इसी बीच यून अस्पताल में खतरे से बाहर आ चुका था। किम का दोस्त उससे कहता है कि अब यून को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन किम ऐसा नहीं चाहता था। उसने सू से वादा किया था कि वह यून को वही दर्द महसूस करवाएगा जो उसने दूसरों को दिया था। किम का दोस्त पूछता है कि क्या लगाया गया कैप्सूल ठीक से काम कर रहा है। तभी किम उसे चुप रहने का इशारा करता है और जांचता है कि कहीं यून को होश तो नहीं आ गया। उसका दोस्त भरोसे से कहता है कि यून कम से कम 1 दिन तक बेहोश रहेगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित होता है। यून काफी देर से होश में था और उनकी सारी बातें सुन चुका था। इस बार किम ने उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही यून पूरी तरह होश में आता है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जीपीएस ट्रैकर उसके शरीर के अंदर है। वह धीमे से कहता है, मुझे यकीन है तुम अभी मेरी हर बात सुन रहे हो। सच बताऊं, ये सब मेरे लिए किसी खेल से कम नहीं था, लेकिन तुमने मुझे कम आंकने की गलती कर दी। फिर वह किम को चुनौती देते हुए कहता है, अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे उसी वक्त मार क्यों नहीं डाला। इसके बाद यून मेडिकल स्टोर में घुसकर ऐसी दवाइयां ढूंढने लगता है जिससे वह अपने पेट से ट्रैकर बाहर निकाल सके। इसी दौरान वह जानबूझकर किम को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। वह उसे याद दिलाता है कि मरने से पहले सू ने बताया था कि वह प्रेग्नेंट थी। यून किम को मानसिक रूप से तोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी होने वाली पत्नी अपनी जान बचाने के लिए मुझसे रहम मांग रही थी, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनते ही किम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह तुरंत मेडिकल स्टोर की तरफ भागता है, लेकिन तब तक यून वहां से निकल चुका होता है। उधर यून अपनी अगली चाल चल चुका था। वह टॉयलेट में जाकर अपने पेट से जीपीएस कैप्सूल बाहर निकाल देता है। फिर किम को गुमराह करने के लिए वह एक आदमी को बुरी तरह पीटकर उसके मुंह में वही कैप्सूल डाल देता है, ताकि किम गलत लोकेशन पर पहुंच जाए। एक बार फिर यून उसके हाथों से बच निकलता है और अब किम को अंदाजा भी नहीं था कि वह कहां जा रहा है। किम सीधे अस्पताल पहुंचता है जहां ताइजू भर्ती था। वह गुस्से में उससे पूछता है कि यून कहां गया है, लेकिन ताइजू हंसते हुए कहता है कि किम ने गलत इंसान से दुश्मनी मोल ली है, क्योंकि यून हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहता है। गुस्से में किम अपना आपा खो बैठता है और ताइजू पर बेरहमी से हमला कर देता है। इसके बाद किम को अचानक एहसास होता है कि यून शायद सू के परिवार के पीछे जा सकता है। वह तुरंत पुलिस चीफ को फोन करके बताता है कि यून कमिश्नर के घर की तरफ जा रहा है। ये खबर मिलते ही पूरी पुलिस फोर्स वहां के लिए रवाना हो जाती है। किम भी कमिश्नर को फोन करके खतरे की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यून पहले ही उनके घर पहुंच चुका था। वह कमिश्नर पर हमला करके उन्हें अधमरी हालत में छोड़ देता है। तभी सू की छोटी बहन घर पहुंचती है। वह अपने पिता को आवाज देती है, लेकिन घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। अंधेरे में छिपा यून उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की अंदर आती है, यून किसी जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है। जब किम वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि कमिश्नर अभी जिंदा है, लेकिन सू की छोटी बहन अब यून के कब्जे में है। ये सोचकर ही किम टूट जाता है कि यून अब सू की छोटी बहन के साथ क्या करेगा। वह बेबस होकर रोने लगता है। पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं था कि यून उसे कहां ले गया है। तभी पुलिस चीफ के पास यून का फोन आता है। वह कहता है कि फोन किम को दिया जाए। इसके बाद यून एक पता बताता है और वहां आने को कहता है। जब पुलिस और किम उस जगह पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। सू की छोटी बहन की लाश कूड़े के ढेर में पड़ी थी। यून ने उसके साथ भी वही दरिंदगी की थी और फिर उसे मारकर फेंक दिया था। यून की अगली चाल यह थी कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, ताकि कानून की सुरक्षा में रहकर किम कभी उससे बदला न ले सके। पूरा पुलिस विभाग यून द्वारा बताई गई लोकेशन पर तैनात हो जाता है। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकती है
और यून बाहर निकलता है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वह इस बात से खुश दिख रहा था कि अब पुलिस हिरासत में जाकर वह किम से हमेशा के लिए बच जाएगा। लेकिन यून को यह नहीं पता था कि वहां पुलिस के साथ साथ किम भी उसका इंतजार कर रहा है। पुलिस यून को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही किम उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे उसी जगह पर ले जाता है जहां यून अपने शिकारों के साथ दरिंदगी किया करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मौत का सामना किसी मासूम को नहीं बल्कि खुद यून को करना था। जब यून को होश आता है तो वह खुद को एक खतरनाक मशीन से बंधा हुआ पाता है। किम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम सही थे, मैंने पहले तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किम उसके घावों पर जलती हुई सिगरेट रखता है, जिससे यून दर्द से तड़प उठता है। फिर वह उसे और ज्यादा यातना देने लगता है। यून चीखते हुए कहता है, मार डाल मुझे, लेकिन किम ठंडी आवाज में जवाब देता है, इतनी आसान मौत तुम्हें पहले ही दे देता अगर यही करना होता। मैं चाहता हूँ कि तुम वही डर महसूस करो जो तुमने दूसरों को दिया था, ऐसा दर्द जिससे तुम्हारी रूह कांप उठे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौत सामने होने के बावजूद यून की आंखों में डर का नाम तक नहीं था। उल्टा वह किम पर हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा दर्द सह सकता हूँ। यून दर्द में होने के बावजूद किम पर हंसने लगता है। वह कहता है, तुझे लगता है तू जीत गया, चाहे तू मेरे साथ कुछ भी कर ले, तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा, आखिर में हार तेरी ही होगी। किम चाहता था कि यून मरने से पहले वही डर महसूस करे जो उसके शिकारों ने किया था, लेकिन यून अब भी टूटने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद किम कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें यून के माता पिता और उसका छोटा बेटा बैठे थे। वे उससे मिलने आए थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में एक खतरनाक जाल का हिस्सा बनने वाले हैं। किम ने यून के मुंह से एक रस्सी बांध रखी थी, जिसका सीधा संबंध दरवाजे पर लगे एक ब्लेड से था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, रस्सी खींच जाती और ऊपर लगा धारदार हथियार नीचे गिर जाता। किम दूर खड़ा अपने ईयरफोन लगाए सब सुनने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही यून को एहसास होता है कि बाहर उसका बेटा खड़ा है, वह पूरी ताकत से उसे दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह बंधा होने की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। पहली बार यून खुद उसी डर और बेबसी को महसूस कर रहा था जो उसने दूसरों को दी थी। वह अपने ही परिवार से अपनी जान की भीख मांग रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसके बेटे ने दरवाजा खोला, ऊपर लगा भारी ब्लेड तेजी से नीचे गिरा और अगले ही पल सब खत्म हो गया। अपने बेटे की वह हालत देखकर यून के माता पिता चीखने लगते हैं। किम यह सब माइक्रोफोन के जरिए सुन रहा था। उसे लगा था कि बदला लेने के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसे एहसास होने लगा था कि बदले की आग में वह खुद भी एक अंधेरे रास्ते पर उतर चुका है। अगर उसने शुरुआत में ही यून को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो शायद कई मासूम लोग आज जिंदा होते। इन सब घटनाओं ने किम को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह मानसिक रूप से इतना टूट चुका था कि शायद कभी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।